हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सॉल्युबिलिटी से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने सारे कंसंट्रेशन टर्म्स कर ली थी, बट हाँ, कंसंट्रेशन टर्म्स के जो क्वेश्चन हैं वो हम चैप्टर के एंड में हम सारे टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे विद टॉपिक वाइज। अभी हम सबसे पहले थ्योरी फिनिश करेंगे एंड एक प्रैक्टिस सेशन की अलग से वीडियो आएगी जिसके अंदर हम सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे एंड टॉपिक से रिलेटेड होंगे, राइट। तो आज हम सॉल्युबिलिटी से स्टार्ट करने वाले हैं। सॉल्युबिलिटी होता क्या है? किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हम कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर सकते हैं उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मतलब मान लो कोई एक पानी है, एक पानी के अंदर मैं उसमें कितना चीनी डाल सकती हूँ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ में जितनी चीनी डाल सकती हूँ वो होगी उसकी सॉल्युबिलिटी। और वो भी किसके ऊपर? एक फिक्स्ड टेम्परेचर और एक प्रेशर के ऊपर, स्पेसिफाइड, मतलब कि इसी टेम्परेचर के ऊपर ये चीज़ होगी, इतना ही प्रेशर देना है हमें उसमें, इतना ही टेम्परेचर रखना है उस पर, तो ये चीज़ सॉल्युबल हो पाएगी, राइट। उसके बाद हम आते हैं कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कई फैक्टर्स होते हैं। तो इसके अंदर हमारे 4 फैक्टर्स हैं कि किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स डिपेंड्स ऑन, सबसे पहला होता है हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट हमने ऊपर लिख लिया, नीचे हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट लिख लेते हैं। इसके बाद हमने यहाँ टेम्परेचर लिखा है और यहाँ प्रेशर लिखा है, तो टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सॉल्युबिलिटी हम 2 टाइप में पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, राइट, हम इसको किस में पढ़ेंगे? 2 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। 2 कैटेगरीज में पढ़ेंगे, solubility of solid in liquid and solubility of gas in liquid, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक को कि solubility of solid in liquid, राइट। तो solubility of solid in liquid, इसमें क्या होता है कि हमारा जो लाइक सब्सटेंस होता है वो लाइक सब्सटेंस को ही डिसॉल्व करेगा। पोलर सोल्यूट जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व करेंगे एंड नॉन पोलर सोल्यूट जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट ही डिसॉल्व करेंगे। तो ये क्या कहता है? सबसे पहला पॉइंट होता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट होता है कि हमारा जो पोलर सोल्यूट होता है इट डिसॉल्व्स पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट dissolves non-polar solvent, राइट। जैसे कि अगर मैं इसमें एक एग्जांपल लूँ जो हमारी NCERT में गिवन है, NaCl and sugar they dissolves readily in water, ठीक है। पानी और चीनी आसानी से घुल जाते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। ये जो होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दे गिव्स अस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से ही हम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वापस निकाल सकते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिसोल्यूशन के बारे में, ठीक है।
डिसोल्यूशन होता क्या है कि मान लो हमारी कोई कंटेनर है या कुछ भी है, उसके अंदर ऑलरेडी कोई सॉल्यूशन पड़ा है, ठीक है। उसी सॉल्यूशन के अंदर हमारा कोई सोल्यूट भी डिसॉल्व होगा, ठीक है। जैसे कि आप देखो, ये हमारा कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है और इसी सॉल्यूशन में हमारा सोल्यूट भी होगा, ठीक है। तो अगर हम ऊपर से कोई हमारा सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो वो इस पानी के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा इस पानी के अंदर, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन भी कहते हैं, राइट। तो अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जब कोई वना सॉलिड सोल्यूट, जब भी कोई हम एक सॉलिड सोल्यूट को अगर हम किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, इज एडेड टू द सॉल्वेंट, तो जो कुछ सोल्यूट जो डिसॉल्व होता है, ठीक है, सम सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है, सम सोल्यूट डिसॉल्व्स एंड इंक्रीजेस द concentration of solution, राइट। इसके अंदर अगर मैंने कोई ऊपर से सॉलिड सोल्यूट डाला है तो सोल्यूट की मात्रा बढ़ जाएगी, सोल्यूट की मात्रा बढ़ जाएगी एंड सोल्यूशन भी की मात्रा भी बढ़ जाएगी, तो इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन। उसके बाद आता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टल्स बनना, ठीक है। मैंने कोई सॉल्यूशन के अंदर कोई सॉल्वेंट सोल्यूट पार्टिकल डाला, ठीक है। उसके अंदर वो क्या होगा कि उसके अंदर भी कोई ना कोई सोल्यूट पार्टिकल होगा सॉल्यूशन के अंदर ही, एंड वो सेपरेट आउट हो जाएगा। तो जो सेपरेट आउट हो जाएगा वो नीचे नीचे बैठ जाएगा, एंड जो नीचे नीचे बैठ जाएगा उसको क्रिस्टल्स हो जाएंगे, तो उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि some solute particles collide with solute particles in solution and gets separated out। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं 3 टाइप के सॉल्यूशंस, ठीक है। 2 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, बट एक एग्जाम हुआ था जिसके अंदर हमारा एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में पूछ लिया गया था, 3rd टाइप, तो हम उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी रखेंगे। तो हमारा क्या है, सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशंस हमारा 3 टाइप में कैटेगराइज्ड है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम कोई और सोल्यूट डिसॉल्व ना कर पाए उसी सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। समझ आई बात ये कि इसमें क्या होता है, सॉल्यूशंस in which no more solute can be added, no more solute can be added at same temperature and at same temperature and pressure, right। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है, जिसमें हम और सोल्यूट डाल सकते हैं सेम टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस का मतलब होता है सॉल्यूशंस इन विच more solute can be added, more
solute can be added at same temperature and pressure. ओके, थर्ड पढ़ते हैं हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें कोई ऐसा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें अगर हम उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाएं तो उसके अंदर हम और सॉल्यूट भी ऐड कर सकते हैं. ठीक है, मतलब देखो, मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड at higher temperature in a saturated solution then it becomes super saturated solution. ठीक है, अब देखना, दोबारा देखना एक बारी सॉल्यूशंस में हमने क्या क्या पढ़ा. सुपर सैचुरेटेड अभी तक कितना पढ़ा, उसके बाद हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर आएंगे. सॉल्युबिलिटी में हमने पढ़ा कि कितना हम सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं. ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर. हमने नेचर ऑफ सॉल्यूट अभी पढ़ा और नेचर ऑफ सॉल्वेंट अभी पढ़ लिया. हमारा रहता है टेम्परेचर और प्रेशर का. ठीक है, सॉल्युबिलिटी हमारी दो टाइप्स की होती है, सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड. राइट, तो सबसे पहले हम करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है कि जो लाइक होता है वो लाइक को ही डिसॉल्व करता है. ठीक है, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट को डिसॉल्व करेंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट को डिसॉल्व करेंगे. जैसे कि हमारा NaCl और शुगर जो है एक साथ ढंग से डिसॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, एंड इसको हम कैसे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमेशा हमारा सॉल्वेंट देगा. डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या होता है कि अगर कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, उसके अंदर हमने अगर सॉल्यूट का पार्टिकल्स और डाल दिए तो वो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देगा, उसको हम डिसोल्यूशन कहते हैं. क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो कि सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ जब कोलाइड करते हैं तो वो सेपरेट आउट हो जाते हैं एंड वो क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. फिर आता है हमारे सॉल्यूशंस. सॉल्यूशन जो है हमारा 3 टाइप में कैटेगराइज्ड है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नॉन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. सो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस. सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड. ठीक है, अनसैचुरेटेड मतलब मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड एंड सुपर सैचुरेटेड मतलब ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं एट हायर टेम्परेचर इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएं तो हम उसके अंदर और सॉल्यूट भी ऐड कर सकते हैं. अब पढ़ेंगे हम टेम्परेचर के इफेक्ट को. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. अब हमारे टेम्परेचर 2 टाइप के होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूँ कि ये एक्सोथर्मिक है तो इसका मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज कर रहा है एक्सोथर्मिक मतलब. एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी गेन कर रहा है. तो एंडोथर्मिक में क्या होगा? हमारा डेल्टा H सॉल्यूशन का क्या होगा? ग्रेटर होगा 0 से. जब हम कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे अंदर ज़्यादा चीज़ आएगी. ठीक है, एक्सोथर्मिक में क्या होगा? हमारा डेल्टा H सॉल्यूशन क्या होगा? 0 से छोटा होगा. ठीक है, जब हमारा एक्सोथर्मिक के अंदर जब हमारा अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन
एक्सोथर्मिक में जब हमारा टेम्परेचर घट रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी, सॉल्युबिलिटी भी कम होएगी। एंड यही अगर हमारा एंडोथर्मिक में कहीं जब हम चीज़ को गेन कर रहे हैं तो हमारे पास ज़्यादा आ रही है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, राइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या आता है, हम इसके अंदर क्या क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड एंड लिक्विड। देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है ना, तो सिंपल सी बात बता दूं, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। प्रेशर का सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे हैं तो सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं हाईली इनकम्प्रेसिबल गैसेस होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रेशर है वो कोई भी इफेक्ट एक्सर्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा सॉल्युबिलिटी के ऊपर प्रेशर का, ठीक है। क्यों, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड क्या है, हाईली इनकम्प्रेसिबल गैसेस हैं, समझे। यहाँ तक था हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। अब हम करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। आज हम सॉल्युबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है आई विल ट्राई टू फिनिश दिस, ठीक है, ताकि नेक्स्ट सेशन में हम वेपर प्रेशर फिनिश कर सकें। एंड वेपर प्रेशर के बाद हमारा आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर्स इन ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड करेंगे हम, राइट। आज क्या करेंगे, लेट मी राइट द टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सारी की सारी गैसेस जो हैं वो वाटर के अंदर या फिर दूसरे लिक्विड्स के अंदर भी सॉल्युबल होती हैं, या तो कोई कुछ ज़्यादा एक्सटेंट पर होंगी, कुछ कम एक्सटेंट पर होंगी। जैसे मैं अगर कोई गैस की बात करूँ लाइक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकती है एट अ ग्रेटर एक्सटेंट, ओके, ठीक है। वैसे ही हमारी कई गैसेस होती है जो पानी में डिसॉल्व, सारी गैसेस पानी में डिसॉल्व होती हैं, पर वो कुछ ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ कम हो जाती हैं, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में नोट्स लिखना शुरू करते हैं इसके, हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के। तो क्या है, ऑल गैसेस आर soluble in liquid, ठीक है, टू अ ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। अब बात आती है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्या करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस की, गैस कैसे टाइप की नेचर की। उसके बाद नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर मोस्टली हर जगह आपको मिलेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, अरे राइट, तो जनरली जो गैसेस होती हैं वो आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं और कॉमन सॉल्वेंट्स के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं। वही मैंने बताया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ज़्यादा डिसॉल्व होती है, ज़्यादा सॉल्युबल होती है पानी के अंदर, ठीक है। यही गैसेस जो होती हैं आयंस फॉर्म करने के कैपेबल होती हैं इन एक्वस सॉल्यूशन में एज मच मोर सोल्यूबल इन वाटर देन अदर सॉल्वेंट्स, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NH3 जो होती हैं पानी के अंदर हाईली सोल्यूबल होती हैं, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर नहीं होती, जैसे कि बेंजीन जिसके अंदर वो आयनाइज ही नहीं होती हैं, ठीक है। तो जो मैंने अभी 2 पॉइंट लिखे हैं, बोले हैं, लेट्स राइट देम।
तो पहला पॉइंट क्या आता है कि गैसेस जो होती हैं which can be easily liquefied are more soluble in common solvents। ठीक है, जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो जाती हैं वो कॉमन सॉल्वेंट्स के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि गैसेस which are capable of making forming ions कह सकते हैं, which are capable of forming ions in aqueous solution are much more soluble in water than other solvents। ओके, जैसे कि अभी मैंने HCl और NH3 का बताया, ये पानी के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर नहीं होती, जैसे कि हमारा बेंजीन हो गया जिसके अंदर ये आयंस फॉर्मेशन नहीं करती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, क्या करेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो इसमें क्या होता है, सॉल्युबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। अगर प्रेशर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, प्रेशर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी। समझ आ रही है? इसके बाद आज तो हम यहीं तक करेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर तक, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है हेनरीज लॉ। एंड हेनरीज लॉ इज इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हमें फुल कंसंट्रेशन के साथ करना पड़ेगा। एंड जब मैंने आज इतना सारा पढ़ा दिया है तो आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन बन पाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हेनरीज लॉ इन नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम हेनरीज लॉ कवर करेंगे। हेनरीज लॉ के साथ साथ हम वेपर प्रेशर वाला टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे, राइट? सो थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।